दोस्तों हमारा आज का टॉपिक है कार्य एवं ऊर्जा। क्या है कार्य एवं ऊर्जा? ये चैप्टर नंबर 11 है। तो दोस्तों इसको पढ़ने से पहले दोस्तों आप यदि चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और आपको अच्छा लगेगा, ठीक है, मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आएगा तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा। इससे हमको मोटिवेशन मिलता है कि हम कितना अच्छा और हमको मेहनत करना चाहिए। अच्छा पढ़ा पा रहे हैं कि नहीं पढ़ा पा रहे हैं, कम से कम आपको फीडबैक देना चाहिए। दोस्तों ये बताइए, लाइक करने में कोई पैसा कटता है क्या? न लाइक करने में पैसा कटता है, न सब्सक्राइब करने में पैसा कटता है, न कमेंट करने में पैसा कटता है। तो आप जो चीज़ें फ्री में हो तो करिए, इतना तो आप सपोर्ट कर ही सकते हैं। दोस्तों चलिए आइए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन। मेरी बातों को बुरा मत मानिएगा दोस्तों। चलिए देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन है, जब कोई पिंड मुक्त रूप से पृथ्वी की ओर गिरता है तो इसकी कुल ऊर्जा, ठीक है, क्या होती है? जब कोई पिंड मुक्त रूप से, ठीक है, मुक्त रूप से गिरता है तो वहाँ पर जी का वैल्यू क्या होता है? कांस्टेंट होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, ठीक है, यानी नियत रहता है। तो उसकी कुल ऊर्जा भी क्या होती है? नियत रहती है, यानी उसकी ऊर्जा क्या होती है? अचर रहती है, ठीक है, वो क्या रहती है? अचर रहती है, ठीक है। मुक्त रूप से गिरने का मतलब जो कोई गिरता है तो उसकी ऊर्जा क्या रहती है? अचर रहती है। अचर रहने का मतलब ऐसे समझ लीजिए दोस्तों, यानी गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा। गतिज ऊर्जा को क्या कहते हैं? काइनेटिक एनर्जी, और इसको स्थिति ऊर्जा क्या कहते हैं? पोटेंशियल एनर्जी। इन दोनों का योग हमेशा क्या होता है? नियत होता है। क्या होता है? कांस्टेंट होता है, यानी क्या होता है? नियत होता है। यानी जहाँ पर काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होगा वहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? कम होगा, और जहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा होगा वहाँ पर काइनेटिक एनर्जी कम होगा, ठीक है। यानी इन दोनों का योग हमेशा क्या होगा? नियत होगा। अभी आगे इसको डिस्कस करेंगे। तो अगर इसकी कुल ऊर्जा क्या रहती है दोस्तों? अचर रहती है, यानी मतलब फिक्स रहती है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि कोई कार किसी समतल सड़क पर त्वरित होकर अपने आरंभिक वेग का 4 गुना वेग प्राप्त कर लेती है, यानी आरंभिक मतलब प्रारंभिक वेग का 4 गुना प्राप्त कर लेती हैं। तो इस प्रक्रिया में कार की स्थितिज ऊर्जा ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं जो स्थितिज ऊर्जा होती है किसके बराबर होती है? mgh के बराबर होता है, ठीक है। किसके बराबर होता है? mgh। तो यानी जब वहाँ पर यहाँ पर देखिए वेग प्राप्त कर ले रहा है ना, तो यहाँ पर उसकी ऊंचाई या गहराई में कोई परिवर्तन नहीं हो रहा है। जी का वैल्यू तो फिक्स होता है, एम का वैल्यू फिक्स होता है, तो यहाँ पर स्थिति ऊर्जा क्या हो जाएगी? शून्य हो जाएगी, ठीक है, यानी परिवर्तित नहीं होती है, ठीक है। भाई ऊंचाई पे जाएंगे या गहराई पे जाएंगे तब ना स्थिति ऊर्जा होगा। तो यहाँ पर इसका वेग बढ़ने से गतिज ऊर्जा में वृद्धि होती है, ना कि स्थिति ऊर्जा, ठीक है। अगर गतिज ऊर्जा पूछा होता तो 16 गुना हो जाती, ठीक है। एक वेग 4 गुना बढ़ने से जो हमारा गतिज ऊर्जा है, ध्यान रखना, गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा? 16 गुनी हो जाएगी, लेकिन स्थिति ऊर्जा क्या होगी? परिवर्तित नहीं होती है, परिवर्तित नहीं होती है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, ऋणात्मक कार्य के प्रकरण में बल एवं विस्थापन के बीच कोण होगा, ठीक है। कह रहा है ऋणात्मक कार्य। ऋणात्मक कार्य तब होता है दोस्तों अगर हम इधर से बल लगा रहे हैं, ठीक है, इधर से बल लगा रहे हैं। आप सिंपल में आप जान लीजिए, अगर आप बल इधर से लगा रहे हैं तो विस्थापन जैसे वस्तु है तो विस्थापन भी इधर ही होगा, ठीक है। लेकिन जब ऋणात्मक कार्य होता है, आप बल इधर से लगाएंगे तो विस्थापन उसके विपरीत होता है। आप बल इस डायरेक्शन से लगाएंगे तो विस्थापन आपका इधर से होगा। और इस केस में जो हमारा कार्य होता है वो कैसा होता है? ऋणात्मक कार्य होता है। कैसा कार्य होता है? ऋणात्मक कार्य होता है। और इस कंडीशन में इनके बीच का जो कोण होता है वो कितना होता है? 180 होता है। क्या होता है? 180। और दोस्तों जिधर से हम बल लगाते हैं उधर हमारा विस्थापन होता है। इन दोनों के बीच में जब कोण होता है वो क्या होता है? थीटा होता है। कितना होता है? थीटा। और इसके केस में हमारा जो कार्य होता है क्या होता है? अधिकतम होता है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि 10 केजी द्रव्यमान के लोहे तथा 3.5 केजी द्रव्यमान के एल्युमिनियम के गोले का व्यास समान है, ठीक है। इनके गोले का व्यास क्या है? समान है। दोनों गोले किसी मीनार के एक साथ गिराए जाते हैं, जब वो भूतल से 10 मीटर ऊपर होते हैं तब इनके क्या समान होते हैं, ठीक है। बताना है इनके क्या समान होंगे। अब दोस्तों जब ये क्या होंगे? त्वरण इनके क्या होंगे? समान होंगे। क्या समान होंगे? त्वरण समान होते हैं, ठीक है। देखिए जैसे एक बस तो यहाँ से ऊंचाई है, एक यहाँ से ऊंचाई है, ठीक है। जब वो ये क्या कर रहा है? जब ऊपर से इन दोनों को गिराया जा रहा है, ठीक है, मीनार से गिराए जाते हैं जब वो भूतल से 10 मीटर पे होते हैं। कितने मीटर पर? ये भूतल से कितने होते हैं? 10 मीटर की ऊंचाई पर होते हैं, ठीक है। तो इनका जो ग्रेविटी क्या होता है? समान होता है, ठीक है। अभी पहले वाले क्वेश्चन में पढ़े हुए कि जब कोई वस्तु ऊपर से मुक्त रूप से गिरता है तो उनका एक जो ग्रेविटी क्या होता है, यानी त्वरण क्या होता है? एक समान होता है, ठीक है। तो इसमें क्या समान हो जाएगा? त्वरण क्या हो जाएगा? समान हो जाएगा, ठीक है।
अभी रही बात गतिज ऊर्जा स्थिति ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा दोस्तों ऊपर से नीचे आने पर, ठीक है, ऊपर से नीचे आने पर वेग क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, वेग बढ़ता है। तो जब वेग बढ़ेगा तो गतिज ऊर्जा क्या होगी, बढ़ेगी। और ऊपर से नीचे आने पर, नीचे से ऊपर जाने पर बी का वैल्यू क्या होता है, घटता है, ठीक है, यानी स्थिति गतिज ऊर्जा क्या होती है, कम हो जाएगी। अब यहाँ पर ऊपर से जब नीचे आएगा तो गतिज ऊर्जा बढ़ेगी तो स्थिति ऊर्जा क्या होती है, घटती है, ठीक है। तो इनमें क्या समान होते हैं, तो एक गतिज ऊर्जा और स्थिति ऊर्जा ये समान कभी नहीं होंगे, एक बढ़ता है तो एक घटता है, तो क्या समान हो जाएगा उसके, त्वरण, ठीक है, संवेग की कोई बात ही नहीं होगी, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, कोई लड़की अपनी पीठ पर 3 केजी द्रव्यमान बस्ता उठाए किसी समतल सड़क पर 30 मीटर की दूरी तय करती है। इसके द्वारा गुरुत्वाकर्षण बल के विरुद्ध किए जाने वाला कार्य होगा, कितना होगा, 0 होगा। भाई देखिए कह रहा है एक लड़की है, ठीक है, मान लीजिए एक लड़की है ये, ठीक है, अपनी पीठ पर कोई सामान उठा के, ठीक है, और कैसे 300 मीटर दूरी पे चल रही है, कितना चल रही है, 300 मीटर चल रही है, ठीक है। तो इनके बीच का जो कोण होगा वो थीटा वो कितना हो जाएगा, 90 हो जाएगा। और 90 हम जानते हैं कि cos 90 का वैल्यू कितना होता है, 0, और जो हमारा कार्य होता है वो कितना होता है, FD cos थीटा होता है, ठीक है। तो जब cos 90 का यहाँ पर थीटा का वैल्यू 90 रखेंगे जिसका वैल्यू कितना हो जाएगा, 0, तो जब गुणा हो एक क्या हो जाएगा, 0, यहाँ पर हमारा वर्डन क्या हो जाता है, 0, यानी हमारा पूरा कार्य कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसका कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी वाला हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन से हो जाएगा, डी। यहाँ पे आपको ये भी दिखा देना है, आपको अगर लगे कि जो कार्य होगा वो स्थिति ऊर्जा के बराबर होगा, यानी mgh जो हमारा वर्क डन होगा वो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाए, बराबर आप मान के करेंगे तब इसका आंसर नहीं आएगा। क्योंकि देख लीजिए m का वैल्यू कितना रखेंगे आप, 3 रखेंगे, g का वैल्यू 10 रखेंगे और h का वैल्यू कितना रखेंगे, 300 रखेंगे। कितना रखेंगे, 300, तो कितना हो जाएगा, 3 त्रिक का 9 के आगे 3 0 यानी 9000 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 9000। 9000 देखिए कहीं ऑप्शन में है, 9000 कहीं ऑप्शन में है, यानी स्थिति ऊर्जा नहीं होगी, यानी जो हमारा कार्य होगा कितना होगा, 0 होगा, ठीक है। अब देख लीजिए इसी में अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का मात्रक नहीं है। तो ऊर्जा का मात्रक क्या होता है, जूल होता है, आपको पता है, न्यूटन मीटर भी होता है, क्योंकि हम जानते हैं जो हमारा कार्य होता है वो कितना होता है, F गुणे S गुणे cos थीटा। अगर cos थीटा नहीं लेंगे तो फोर्स हो जाएगा, ये विस्थापन हो जाएगा, यानी ये बल का मात्रक न्यूटन हो जाएगा, ये मीटर, तो हमारा क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा। किलोवाट घंटा जो हमारा ये विद्युत वाले में जो ऊर्जा लिया जाता है वो क्या होता है, किलोवाट घंटा, यानी कमर्शियल पर्पज से लिया जाता है। किलोवाट भाई, वाट किसका मात्रक होता है, ये पावर का होता है, किसका होता है, पावर। अब किलोवाट लगा है तो 1000 का गुणा हुआ होगा, ठीक है, तो ये यही नहीं होगा, ठीक है, ये ऊर्जा का मात्रक नहीं होता है, किसका मात्रक होता है, पावर का मात्रक होता है, यानी शक्ति का मात्रक। छठा बात देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7, कह रहा किसी पिंड पर किया गया कार्य, ठीक है, किसी पिंड पर किया गया कार्य निम्नलिखित किस पर निर्भर नहीं करता। जो कार्य है वो किस पर निर्भर नहीं करता, तो हमारा कार्य किस पर निर्भर करता है दोस्तों, F गुणे D गुणे cos थीटा, ठीक है। तो अब देखिए विस्थापन, जो D क्या होता है, विस्थापन होता है, इस पर निर्भर करता है। लगाया गया बल, बल पे भी निर्भर करता है। बल तथा विस्थापन के बीच का कोण यानी थीटा पे डिपेंड करता है। तो पिंड के आरंभिक वेग पर डिपेंड नहीं करता है। तो किस पे डिपेंड नहीं करता, पिंड के आरंभिक वेग पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। कह रहा बांध में संग्रहित जल, भाई बांध है, इसमें पड़ा हुआ पानी क्या होगा, स्थिर अवस्था में होगा, तो इसमें सबको पता है कि कौन सा ऊर्जा होगा, स्थिर ऊर्जा होगा। अगर स्थिर अवस्था में है तो कौन सी ऊर्जा होगा, उसमें स्थित ऊर्जा होगा। चलिए देखते हैं इसका अगला क्वेश्चन। कह रहा कि एक पिंड h ऊंचाई से गिर रहा है, h/2 ऊंचाई गिरने के पश्चात इसमें होगी, ठीक है, तो आधी गतिज ऊर्जा होगी, आधी स्थिति ऊर्जा होगी, ठीक है। क्या होगी, आधी स्थिति ऊर्जा होगी और आधी गतिज ऊर्जा होगी। यहाँ से आप समझ लीजिए दोस्तों कि जब कोई पिंड, ठीक है, गिराया जाता है तो इसका ऊपर से नीचे आने पर इसका वेग क्या होता है, बढ़ता है। क्या होता है, बढ़ता है। और जो यहाँ पर अगर पूछे सबसे अधिकतम ऊंचाई पर, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम होता है। क्या होता है, यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी अधिकतम होता है। और काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू अगर पूछे तो क्या होता है, 0 होता है। इसकी जस्ट विपरीत नीचे होता है कि काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, अधिकतम होता है, और पोटेंशियल एनर्जी का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। लेकिन अब आधे ऊंचाई पूछेगा तो क्या पूछेगा, आधे ऊंचाई पे, ठीक है, आधे ऊंचाई पे तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आधे आधे हो जाएंगे, यानी आधी स्थिति ऊर्जा होगा, आधी गतिज ऊर्जा होगा। तो दोस्तों उम्मीद कर रहे हैं ये भी टॉपिक आपको आज का समझ में आ गया होगा। बस आपसे एक ही रिक्वेस्ट है, अगर चैनल पे न्यू है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब जरूर करिएगा और लाइक कमेंट करके फीडबैक जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।